रूपम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। शहर के अधिकतर धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया था। पुरंदर सिंह के साथ वह एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील कर रहा था और उसे पूरा विश्वास था उसे बहुत लाभ होगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी और सफलता भी कदम चूम रही थी, लेकिन और आगे बढ़ने की उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। इंतजाम में कोई कमी नहीं थी। अधिकतर मेहमान आ गए थे। सब खाने पीने में मस्त हो रहे थे। तभी निरुपम की नज़रें प्रवेश द्वार पर गईं। पुरंदर सिंह प्रवेश कर रहा था और उसके साथ एक स्त्री थी जो उम्र के लिहाज से उसकी पुत्री होनी चाहिए। निरुपम ने आगे बढ़कर पुरंदर का स्वागत किया तो उसने कन्या का परिचय अपनी पुत्री वैष्णवी के रूप में करवाया। आम सोसाइटी लड़की को परिभाषित करती वैष्णवी पर निरुपम ने एक सरसरी निगाह डाली। 30 साल के निरुपम पर उसकी दौलत और व्यक्तित्व के कारण कुंवारी लड़कियों की नज़र टिक जाती थी, लेकिन वह सबसे बचने के लिए अपनी निगाह किसी पर टिकने नहीं देता था। उसने तुरंत पुरंदर को अपने सहयोगी और दोस्तों से मिलवाना शुरू कर दिया। पार्टी पूरे शबाब पर थी कि निरुपम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। हॉल में इतने शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बाहर बरामदे में चला गया, लेकिन फ़ोन अब मिल ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें एक कोने में बैठी वैष्णवी पर पड़ी। ऊंची एड़ी की सैंडल उतारकर टेबल पर पैर रखकर वह कुर्सियों पर बैठी चाँद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में गहन उदासी थी। निरुपम की समझ में नहीं आ रहा था 23-24 साल की लड़की अकेली इतनी गहन चिंता में कौन सा सिद्धांत गढ़ने के लिए वहाँ बैठी थी। उसकी खामोशी और एकांत प्रेम ने निरुपम के दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। वह एकदम से उसके निकट जाकर बोला, तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? क्या पार्टी में तुम्हें बोरियत हो रही थी? वैष्णवी उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी अवश्य, लेकिन उसने एकदम से उसकी तरफ देखा नहीं। 2 पल संयत होने में लगाए और जब उसकी तरफ चेहरा किया तो एक बिंदास और हंसमुख लड़की का मुखौटा वह लगा चुकी थी। निरुपम उसे आश्चर्य से देख रहा था। इतने कम समय में कोई अपने भाव कैसे बदल सकता है? दूसरा, वैष्णवी बहुत हल्के मेकअप में थी और नैसर्गिक खूबसूरती से लबरेज। वैष्णवी हंसते हुए बोली, बोर नहीं हो रही थी। एक से एक मशहूर लोग आए हुए हैं। वह तो बस थोड़ा पैरों को आराम देने के लिए बैठ गई थी। आज नई सैंडल पहनकर आई थी ना। और वैष्णवी उसकी एक बाह में अपनी बाह डालते हुए अंदर हॉल में चली आई। पुरंदर उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुआ। उनके निकट आते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे से मिल लिए। वैष्णवी को थोड़ा बहुत व्यापार समझाओ, आखिर डील में तो इसके नाम से ही पार्टनरशिप होगी। तुम बेटा घर आते रहना, वैष्णवी से बात करोगे तभी वह सहज होगी, बहुत शर्मीली है। निरुपम इस तरह की बातों से अनजान नहीं था। समझ गया बुड्ढा अपनी लड़की उस पर थोपने की कोशिश कर रहा है। वैष्णवी का मुख पिता की बातें सुनकर लाल हो गया और एक झटके से निरुपम का हाथ छोड़कर वह घूमते हुए पैरों से खाने पीने का सामान लेने में व्यस्त हो गई। निरुपम मेहमानों से बात अवश्य कर रहा था, लेकिन वैष्णवी पर उसकी निगाह टिकी रही। वैष्णवी सबके साथ हंस बोल रही थी, लेकिन निरुपम के दिल पर उसकी खामोश और मासूम छवि अटकी थी। अगले दिन निरुपम का सहयोगी और दोस्त संदीप ऑफिस में उसके कक्ष में कुछ कागजात लेकर आया। संदीप उसको कागज देते हुए बोला, यह तुम भी अच्छी तरह देख लो। थोड़ी देर में पुरंदर सिंह और उसकी लड़की आने वाले हैं दस्तखत करने। निरुपम कागज़ देखते हुए संदीप से बोला, ये पुरंदर कैसा आदमी लगता है? संदीप कुछ सोचते हुए बोला, बहुत हंसमुख तो नहीं लगा, बल्कि कठोर ही लगा, लेकिन पैसा अच्छा है और वह मशीनें बनाता है जिनकी हमें आवश्यकता है। उन मशीनों पर हम ऐसा माल तैयार कर सकते हैं जिसकी खपत बहुत होगी। निरुपम बोला, सही कह रहे हो। निर्धारित समय पर पुरंदर और वैष्णवी निरुपम के ऑफिस पहुंच गए। वैष्णवी बहुत असहज और नर्वस हो रही थी और पुरंदर के चेहरे पर कठोरता कुछ अधिक ही थी। निरुपम को लगा वैष्णवी बेमन से आई है या पिता ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। लड़कियां भी बात का बतंगड़ बनाती हैं। व्यापार तो बाप ही करेगा, वह तो बस टैक्स के चक्कर में उसका नाम डाल रहा होगा। हो सकता है
कहीं घूमने फिरने जाने का मन होगा और बाप ज़बरदस्ती यहाँ दस्तखत करने ले आया होगा। दस्तखत करते वक्त बैसड़वी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन पुरंदर बहुत उत्साहित था। निरुपम और उसके सहयोगी से हंस कर बातें कर रहा था। बैसड़वी जाने के लिए आतुर हो रही थी, लेकिन पिता के कारण बेबस बैठी थी, एकदम खामोश। जाते समय हाथ मिलाते हुए पुरंदर बोला, निरुपम बेटा, मैं चाहता हूँ आज रात तुम हमारे घर आओ डिनर पर। इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक दूसरे को व्यक्तिगत तरीके से जानने के लिए यह आवश्यक है। निरुपम का अपनी शाम बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था पुरंदर के साथ भोजन करके, लेकिन उसकी पुत्री उसके लिए पहेली बनती जा रही थी। इसको सुलझाना उसके लिए आवश्यक था। निरुपम को उम्मीद थी उसका स्वागत बैसड़वी एक खूबसूरत लिबास में मुस्कुराते हुए करेगी। इसके विपरीत वह एक फटी हुई साधारण सी जीन्स और शर्ट में खड़ी थी। आंखें सूजी हुई थीं और बाल बिखरे हुए। जितनी मशक्क़त सुंदर दिखने के लिए लड़कियां करती हैं, उतनी ही वैष्णवी ने अस्त व्यस्त दिखने में की होगी, ऐसा निरुपम का विश्वास था। पुरंदर ने बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया। वैष्णवी की उदासीनता को ढकने का प्रयास कर रहा था। तभी अंदर से एक स्त्री निकल कर आई, जो पुरंदर की सेक्रेटरी नैना थी, जिससे निरुपम पहले मिल चुका था। पुरंदर हंसते हुए बोला, मैंने सोचा तुम दोनों बच्चों के बीच में बूढ़ा क्या करूँगा, इसलिए अपनी सेक्रेटरी बुला ली। 2-4 ज़रूरी पत्र लिखने थे, वह काम भी हो जाएगा। खाना बहुत लाजवाब था, लेकिन वैष्णवी चिड़िया की तरह चुग रही थी। निरुपम की समझ में नहीं आ रहा था इस लड़की की परेशानी क्या है, जो ऐसी दुखियारी सी बनी हुई है। बोलने का मोर्चा नैना ने संभाल रखा था, नहीं तो लगता किसी की मौत का भोज खा रहे थे। भोजन के बाद पुरंदर नैना के साथ दूसरे कमरे में जाते हुए निरुपम से बोला, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। पुरंदर और नैना के जाते ही निरुपम बिना लाग लपेट के वैष्णवी से बोला, इस गेटअप का कुछ खास मकसद? वैष्णवी ने उसकी ओर टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, कौन सा गेटअप? मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। निरुपम ने अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए पूछा, इस चौखटे पर कहीं लिखा है कि क्या मैं गधा हूँ? उसके गंभीरता से पूछे गए इस सवाल पर वैष्णवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके चेहरे को ध्यान से देखने का नाटक करते हुए बोली, हाँ लिखा तो है, मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर गंभीरता से बोली, बेवकूफ़ तो आप हैं जो मेरे डैडी के जाल में फंसने जा रहे हैं। वे चाहते हैं मैं अदा दिखाकर आपको शादी के लिए मना लूँ। निरुपम ने आश्चर्य से पूछा, तो इसमें बुराई क्या है? मुझसे शादी करके तुम खुश रहोगी? वैष्णवी कुछ ज़्यादा ही सख्त लहजे में बोली, ना मैं शादी करना चाहती हूँ और ना कर सकती हूँ। अच्छा, निरुपम को सोचते हुए बोला, मैंने तो सोचा था शहर की हर लड़की मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो तुम किसी और को चाहती हो, या तुम्हारी दिलचस्पी लड़कों में नहीं है। वैष्णवी चिढ़कर बोली, कुछ भी, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान समझते हो। निरुपम मुस्कुराते हुए बोला, अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ, बंदे की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। वैष्णवी मुंह बनाते हुए बोली, आपकी पर्सनालिटी पर नहीं रीझ रहे हैं डैड, आपके पैसे के कारण। पिताजी को आता देख वैष्णवी खामोश हो गई। पिताजी को दिखाते हुए फिर एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, खाना कैसा लगा आपको? निरुपम भी स्थिति को समझते हुए बोला, बहुत टेस्टी, मन कर रहा है बनाने वाले का हाथ चूम लूँ। वैष्णवी बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, ठीक है, खानसामे को बुलवा देती हूँ, जितनी देर मन हो चूमते रहना। आसमान से बरसती पहली फुहार की तरह मनमोहक हंसी पर निरुपम मुग्ध सा हो गया, लेकिन पुरंदर बात को ढकने के अंदाज में बोला, कभी कभी बहुत बेहुदा मजाक कर जाती है, थोड़ी शरारती है, बुरा ना मानना। निरुपम ने महसूस किया पिता ने जैसे सारी खुशी अपनी पुत्री के चेहरे पर से नोच ली हो। वैष्णवी का चेहरा उतर गया था। उसके बाद निरुपम का मन वहाँ एक पल नहीं लगा और वह शीघ्र ही वहाँ से निकल गया। अगले दिन ऑफिस में संदीप ने जब पूछा, कल कैसा रहा दिन, तो वह कुछ सोचते हुए बोला, दिन तो बढ़िया रहा,
लेकिन पुरंदर के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताओ। संदीप कागजों में देखते हुए बोला, परिवार के नाम पर बस एक औलाद वैष्णवी ही है। पत्नी की मृत्यु 16 साल पहले हो गई थी। 2 फैक्ट्री हैं, एक बहुत बड़ा बंगला है और 1-2 छोटे फ्लैट। दूसरी शादी की नहीं, चरित्र साफ नहीं है, इधर उधर मुंह मारता रहता है। निरुपम हंसते हुए बोला, अच्छी जानकारी एकत्रित कर रखी है। और पुत्री के बारे में कुछ नहीं पता? संदीप लापरवाही से बोला, उसके बारे में क्या मालूम होगा, अभी तक पढ़ रही थी, कुछ पुरानी पेंटिंग के रख रखाव का काम करती है, हॉस्टल में रहती थी, 1 साल से पिता के पास रह रही है। निरुपम सोचते हुए बोला, दस्तखत का बहाना बनाकर वैष्णवी को एक बार और बुला लो तो अच्छा रहेगा। कल जो बात अधूरी रह गई थी पूरी हो जाएगी। संदीप मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है पुरंदर उसे अकेले भेज देगा? पूंछ की तरह लटकता हुआ उसके पीछे जरूर आएगा। और यहाँ चल क्या रहा है? वैष्णवी से बात करने की इतनी उतावली क्यों? निरुपम हंसते हुए बोला, एक पहेली सी बनती जा रही है, हर बार एक नया सस्पेंस खड़ा करके चल देती है। निरुपम के पास ऑफिस में इतना काम था, लेकिन वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। दिमाग में बार बार वैष्णवी का ख्याल आ जाता था। एक बार उससे मिलना ही पड़ेगा, विचारों के मंथन की रोकथाम के लिए। पुरंदर से तो कई बार मिल चुका था काम के सिलसिले में। बिना बताए वैष्णवी के वर्कशॉप पर पहुंच गया। उस समय वह अकेली थी, बड़ी तन्मयता से किसी पेंटिंग पर कुछ लेप लगा रही थी। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद निरुपम उसके करीब जाकर बोला, इस तरह भूत को संजोकर तुम्हें क्या मिलता है? बिना मुड़े और उसी लहजे में बोली, जो जी ही रहा हो भूत में, उसके लिए वही पल अनमोल होते हैं। फिर उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, तो मुझसे मिलने की जिज्ञासा यहाँ खींच लाई। अब यह मत कहना यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूँ। रूपम ने झेपते हुए कहा, नहीं कहूँगा ऐसा कुछ, बल्कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या जानना चाहते हो मेरे डैड के बारे में? निरुपम वहीं पड़े एक स्टूल पर बैठते हुए बोला, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वैष्णवी अपने काम को रोककर हाथ साफ करते हुए बोली, डैडी चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, फिर आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं और आपकी सारी दौलत मुझे मिल जाए। फिर डैडी मेरे द्वारा अपने कब्जे में ले लेंगे। मैं ये सब अपना फ़र्ज़ समझकर आपको बता रही हूँ, जिससे आप अपनी रक्षा कर सकें। रूपम उसकी तरफ आश्चर्य से देखता हुआ बोला, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है पुरंदर ने, जिसने मनाया शादी करवा दी और जब मनाया मरवा दिया। वैष्णवी बोली, आपसे मिलने के बाद तो मुझे लग रहा है मुकाबला टक्कर का है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। निरुपम गुस्से से वैष्णवी को घूरते हुए तेज आवाज़ में बोला, यहाँ मरने जीने की बात हो रही है और तुम्हें मजाक लग रहा है। वैष्णवी निरुपम की तरफ उदासीनता से देखते हुए बोली, इसमें मजाक वाली बात क्या है? मैंने आपको वार्निंग दे दी है, आगे सोच समझकर स्वयं निर्णय लीजिए क्या करना है। निरुपम वैष्णवी से तेज स्वर में ही बोला, मतलब तुम अपनी तरफ से शादी रुकवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाओगी, और अगर शादी हो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा पति मर जाता है कि नहीं। वैष्णवी ज़मीन में नज़र गड़ाए हुए बोली, मैंने इसलिए कहा था कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब डैड ने निर्णय ले लिया है तो मेरे सिर पर बंदूक रखकर वह मुझे मजबूर कर देंगे शादी करने के लिए। शादी के बाद हर समय तो मैं आपके साथ रह नहीं सकती, तो आपकी रक्षा मैं कैसे कर सकती हूँ। निरुपम को दोनों बाप बेटी बड़े अजीब लगे। एक योजना बनाता है उसकी शादी की और मृत्यु की, दूसरी योजना ऐसे बखान कर रही है जैसे किसी की दिनचर्या के बारे में बात कर रही हो। निरुपम तुरंत खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले बाहर आ गया। अगले दिन संदीप उसे पुरंदर से हुई मीटिंग के बारे में और कितनी मशीनों की डिलीवरी हो गई थी बता रहा था, लेकिन निरुपम के दिमाग में अभी भी वैष्णवी की बातें घूम रही थीं कि क्या पुरंदर इतना खतरनाक आदमी है या वैष्णवी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उसके बोलने के लहजे से नहीं लग रहा था कि उसे कोई चिंता थी इस खतरनाक योजना को लेकर, या फिर उसे यकीन था कि निरुपम शादी नहीं करेगा उसे।
निरुपम की शाम को कोई खास मीटिंग चल रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन वैष्णवी का था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से कराहती आवाज़ में वैष्णवी बोली, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, गांधी मार्ग पर राम मंदिर के सामने वाली गली में। प्लीज़ आप तुरंत आ जाइए। निरुपम ने मीटिंग का दारोमदार अपने जूनियर को दिया और संदीप को इशारे से बुलाकर तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागा। जो जगह वैष्णवी ने बताई थी वह उसके ऑफिस के करीब ही थी। वहाँ भीड़ थी। पुलिस अभी तक आई नहीं थी। लोग बस तमाशा देख रहे थे, कर कोई कुछ नहीं रहा था। निरुपम और संदीप जब भीड़ को चीरते हुए गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। आगे का बोनट बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था। किसी और के चोट लगने का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन वैष्णवी का सिर आगे को झुका हुआ था। हाथ और माथे से खून बह रहा था। निरुपम ने दरवाज़ा खोलकर वैष्णवी को शीघ्रता से गाड़ी से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में बिठाया। जैसे ही निरुपम ने संदीप को निर्देश दिया पुरंदर को फ़ोन करने के लिए, वैष्णवी चिल्लाई, नहीं नहीं, उनको फ़ोन नहीं करना। संदीप ने मैकेनिक को फ़ोन करके गाड़ी ले जाने का इंतज़ाम किया। दोनों वैष्णवी को लेकर ऑफिस के गेस्ट हाउस पहुँचे। चोट ज़्यादा नहीं थी, वहीं डॉक्टर बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करवा दी। निरुपम को उस पर पहले ही से बहुत गुस्सा आ रहा था। वैष्णवी ने शराब भी पी रखी थी। अब तो उसकी इस लापरवाही से उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह लगभग चीखते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मरने का इतना शौक़ है, एक बार में अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों नहीं कर देती हो? वैष्णवी पलके झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी खामोशी ने निरुपम के गुस्से को और भड़का दिया। वह बोलता रहा, किसी बात की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। यहाँ कोई खाली नहीं बैठा कि महारानी की एक आवाज़ सुनते ही भागते रहो। अरे, अपने समय की कीमत नहीं समझती तो दूसरे के वक्त के महत्व को तो समझो। संदीप उसे आश्चर्य से देखता रह गया। निरुपम को इतना क्रोधित उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वैष्णवी के क्रुंदन के कारण कांपती देह को देखकर वह निरुपम को कमरे से बाहर खींचकर ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके संदीप बोला, पागल हो गए हो? एक लड़की से बात करने का ये कौन सा तरीका है? निरुपम गुस्से में ही था। संदीप से भी चिल्लाते हुए बोला, और कैसे बात करूं? कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है, न जाने क्या मनगढ़ंत कहानी बनाती है। पीकर गाड़ी चला रही थी। ऐसी नासमझ और बेवकूफ़ लड़की से कोई कैसे बात करेगा? संदीप धैर्य के साथ बोला, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। कभी सोचा है उस लड़की की क्या स्थिति रही होगी जिसकी माँ उसे 9-10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई हो और बाप नाम भर का है। इतने बड़े शहर में उसके साथ हादसा होता है और अपना किसी को नहीं समझती होगी, तभी तुम्हें बुलाया। अपने बाप से डरती है या नफ़रत करती है, उसे नहीं बुलाया। कितनी अकेली है कि बस 3 मुलाकातों के बाद तुम्हें अपना दोस्त मान बैठी है। निरुपम शांत हो गया था और संदीप की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। हो सकता है संदीप सही कह रहा हो, वैष्णवी वाकई में बहुत अकेली और परेशान हो। जब दोनों अंदर पहुँचे तो देखा वैष्णवी निद्रा में लीन थी। दवाइयों के असर से रोते रोते ही सो गई होगी। उसके गाल आंसुओं से अभी भी भीगे रहे थे। वैष्णवी सोते हुए एक मासूम बच्ची लग रही थी। निरुपम उसे अपलक निहार रहा था। उसके दिल में इच्छा जन्मी, वैष्णवी को बाहों में भरकर सारी दुनिया से सुरक्षित कर दे। निरुपम के चेहरे पर कोमलता का भाव देखकर संदीप समझ गया, निरुपम के दिल में वैष्णवी के लिए जो गुस्सा था वह बह गया है। वह बोला, ऐसा करो, तुम यहीं बैठ जाओ, 8 बज गए हैं। अगर इसकी आँख खुलती है तो इसे किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो तुम संभाल लेना, मैं ऑफिस का काम देख लूँगा। वैसे तो निरुपम ऑफिस का काम छोड़कर इस तरह से किसी लड़की की देखभाल के लिए बैठने को कभी राजी नहीं होता। उस दिन मना नहीं कर पाया। निरुपम मान गया और वहाँ पड़े सोफे पर आराम से बैठ गया। नींद में मगन वैष्णवी को निहारना निरुपम को बहुत सुखद लग रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि इस लड़की की खुशी के लिए शायद वह कुछ भी कर सकता है। इस तरह से खाली बैठने का उसके पास कभी समय नहीं होता था। हमेशा दिमाग में काम को लेकर चिंतन बना रहता था।
लेकिन वैष्णवी के शांत चेहरे को देखते हुए उसका मन भी शांत होता चला गया और वह कब गहरी नींद में सो गया पता नहीं चला। रूपम की जब आँख खुली तो वह सोफे पर लेटा हुआ था। समय का उसे एहसास नहीं था, लेकिन तरोताज़ा महसूस कर रहा था। अलसाया हुआ सा उठा और चारों तरफ नज़र डाली तो समझ आया कि वह कहाँ था और रात को क्या परिस्थिति थी। उसने तुरंत चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो हैरान रह गया। वैष्णवी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने बालकनी और बाथरूम भी देखे, परंतु वैष्णवी कहीं नहीं थी। उसने आंखों पर पानी के झपके मारे और तुरंत ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग की ओर भागा। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसके बुरे व्यवहार के कारण वैष्णवी बिना बताए इस तरह से चली गई। इतनी चोट के बावजूद न जाने सुबह सुबह कैसे गई होगी और कहाँ गई होगी। निरुपम को बहुत गिलानी भी महसूस हो रही थी। कहाँ ढूंढे उसे। फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। सीधे पुरंदर से पूछे तो कहीं उसकी जान को कोई और बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। लेकिन ढूंढने के लिए उसको पुरंदर के घर ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले वैष्णवी के किसी और जानकार को नहीं जानता था वह। पुरंदर से बाद में निमट लेगा। पहले वैष्णवी को ढूंढना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अति आवश्यक था। जब वह पुरंदर के घर पहुंचा तो वैष्णवी दरवाजे के आगे बनी सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठी थी और पुरंदर उस पर चिल्ला रहा था। निरुपम समझ गया वैष्णवी तभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची होगी और घंटी बजाई होगी। दरवाज़ा पुरंदर ने खोला होगा और उसकी वहीं दरवाजे पर ही कक्षा लेनी आरंभ कर दी होगी। कैसा जल्लाद बाप है। उसकी चोटों पर कोई ध्यान नहीं है उसका। जब निरुपम और निकट पहुंचा तो उसे साफ सुनाई देने लगा पुरंदर क्या कह रहा था। पुरंदर गुस्से से बोल रहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात भर कहाँ गायब रहीं? समाज में तुम्हारा कोई नाम नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। निरुपम ने देखा वैष्णवी उदासीन सी बैठी जमीन पर अपने अंगूठे से ज़मीन खुरच रही थी। पता नहीं पुरंदर की बातें सुन भी रही थी कि नहीं। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन निरुपम से अपने आप पर काबू नहीं रखा गया। वह बोला, कैसे बाप हैं आप? यह तो पूछा नहीं चोट कैसे लगी, क्या हुआ था? बस रात भर घर से बाहर रहने का बतंगड़ बना रहे हैं। पुरंदर निरुपम को बीच में बोलता देखकर उस पर टूट पड़ा। वह बोला, तुम्हें चोटों की पड़ी है और उसने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, उसका कुछ नहीं। और देखो कैसे बेशर्म की तरह खामोश बैठी है। निरुपम बोला, उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, चोट लगी थी। मैं उसे अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस ले गया था। डॉक्टर को बुलाकर वहीं मर्रम पट्टी करवा दी थी। रात भर वहीं रही और एकदम सुरक्षित थी। पुरंदर आश्चर्य से बोला, वह तुम्हारे साथ थी रात भर? मैं किस किस को समझाता फिरूँगा कि रात को कुछ गलत नहीं हुआ। वह तो बेवकूफ़ है, तुम्हें तो इतनी अकल होनी चाहिए थी। निरुपम हैरानी से बोला, आपसे कौन पूछ रहा है? आप खुद ही शोर मचा रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। किसी को क्या पता, और क्या पता वह रात भर घर नहीं थी। वैष्णवी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसे विश्वास नहीं था निरुपम उसकी पैरवी कर रहा था। पुरंदर ऊंची आवाज़ में बोला, एक तो तुमने इतनी गलत हरकत की, उसको चोट लगी थी तो तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बुलाया? तुमने उसकी इस नाजुक हालत का फ़ायदा उठाया। अब कह रहे हो मैं खामोश रहूं? किसी को बताने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें मेरी बेटी से सगाई करनी पड़ेगी और जल्दी शादी भी करनी पड़ेगी। निरुपम पुरंदर की इस बात से हैरान रह गया। उसने वैष्णवी की तरफ देखा कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रही है, लेकिन उसे देखकर अजीब लगा कि वैष्णवी का चेहरा लाल होता जा रहा था और वह काँप रही थी। उसकी इस हालत से बेखबर पुरंदर अब उस पर और चिल्ला रहा था। उसकी तरफ देखते हुए वह बोला, तुम्हारी इन हरकतों से मेरी सेहत बिगड़ सकती थी, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना है शादी के बाद करना। मैं ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पुरंदर जोर से दरवाज़ा पटकते हुए अंदर चला गया। निरुपम का ध्यान वैष्णवी की तरफ ही था। वैष्णवी आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रही थी। उसकी मुट्ठी भिंची हुई थी, शरीर काँप रहा था। 10 मिनट बाद वह सामान्य हुई और चुपचाप अंदर चली गई। निरुपम भी वापस अपने घर आ गया। बाद में ऑफिस में जब संदीप से मिला तो उसे संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। संदीप को अजीब लगा। पुरंदर
कैसे हावी होने की कोशिश कर रहा है। संदीप सोचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कल वाला हादसा पुरंदर की योजना का ही हिस्सा हो, वैष्णवी से ज़बरदस्ती करवाया गया हो। निरुपम बोला, नहीं लगता तो नहीं। वैष्णवी स्वयं पुरंदर की बातों से हैरान थी। उसका व्यवहार भी कुछ अजीब लगा। जैसे जैसे पुरंदर की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, उसकी मुद्रा तनावग्रस्त होती जा रही थी, बिल्कुल लाल हो गई थी, ज्वालामुखी की तरह, जैसे फट पड़ेगी। संदीप बोला, अच्छा बड़ी अजीब बात है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पुरंदर आगे क्या कदम उठाता है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। लंच के समय पुरंदर का फ़ोन आ गया। बड़े इत्मीनान से कह रहा था, मैंने पंडितों से बात करके तुम्हारी और वैष्णवी की सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। कल शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तैयार रहना। निरुपम गुस्से में बोला, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते इस तरह शादी करने के लिए। अंदर बड़े आत्मविश्वास से बोला, तुम जो चाहे कर लो। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी बेटी को एक रात के लिए अगवा करा लिया था। वैष्णवी को मैं विदेश भेजकर किसी से भी उसकी शादी करवा दूंगा। निरुपम ने गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया और संदीप से बोला, ये आदमी तो बड़ा बदतमीज़ और पागल है। ऐसे कैसे अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है। संदीप ने जब सारा वृतांत सुन लिया तो बोला, देखो अगर तुम वाकई वैष्णवी से शादी करना चाहते हो और उसको पुरंदर के चंगुल से छुड़ाना चाहते हो तो सगाई और शादी कर लो। लेकिन अगर तुम वैष्णवी से शादी नहीं करना चाहते हो तो हमें उससे बात करके उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देना चाहिए। पुरंदर उसे विदेश ज़बरदस्ती नहीं भेज सकेगा। वह बालिग है, पिता के संरक्षण को ठुकरा सकती है। निरुपम सोचते हुए बोला, मुझे वैष्णवी अच्छी लगने लगी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोचती है ये कहना मुश्किल है। संदीप बोला, ठीक है तुम सगाई कर लो, फिर उसका दिल जीतने की कोशिश करना। अगले दिन सगाई में वैष्णवी बहुत सुंदर लग रही थी। निरुपम की नज़रें हट नहीं रही थीं उसके मुख पर से, लेकिन वैष्णवी की उदासी उसे खटक रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, थोड़ा मुस्कुरा भी दो जाने मन। हमसे शादी करना क्या इतनी बड़ी सज़ा लग रही है तुमको। वैष्णवी फीकी मुस्कान देते हुए बोली, आपसे शादी करना मेरे लिए सज़ा नहीं है, लेकिन मुझसे शादी करना आपके लिए सज़ा हो रही है। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं। निरुपम कोमलता से बोला, यही कि जितना सुंदर तुम्हारा तन है उतना ही सुंदर तुम्हारा मन है। वैष्णवी एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए इतना ही जानना काफ़ी नहीं है। अपने भूत के बेताल कंधे पर लाद कर घूम रहे हैं, कितना बर्दाश्त कर पाओगे। निरुपम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चाहे जो परिस्थिति हो आखिरी सांस तक साथ देने का वचन दे रहा हूँ। वैष्णवी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ बोलती इसके पहले ही पुरंदर ने बुला लिया। अगले दिन पुरंदर निरुपम के घर आया और बोला, शादी के मुहूर्त 15 दिन बाद का निकला है। वैष्णवी सारी खरीदारी नैना के साथ कर लेगी। हमारे घर में भी कोई बड़ा नहीं है, इसलिए शादी में कोई रस्में वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट मैरिज करके बस एक रिसेप्शन दे देंगे। निरुपम को ब्याह के इस आयोजन से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन खरीदारी वह वैष्णवी के साथ मिलकर करना चाहता था, जिससे उसे जानने का मौका मिल सके। लेकिन पुरंदर ने एक न चलने दी। वह शादी से पहले दोनों के मिलने जुलने में आपत्ति जता रहा था। पुरंदर के जाने के बाद संदीप भी भड़क कर बोला, साला बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। हमें लड़के वाले होने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सब काम अपने हिसाब से कर रहा है। निरुपम ने वैष्णवी को फ़ोन मिलाया और उसके पिता से हुई बातें बताई तो वह बोली, हाँ डैड नहीं चाहते कि शादी से पहले मैं आपसे मिलूं। उन्हें लगता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ और आपसे मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करूँगी कि शादी टूट जाए। निरुपम गुस्से में बोला, पुरंदर की मनमानी बहुत चल गई, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। कल मैं तुम्हें डिनर पर ले कर चलूँगा, देखता हूँ वह कैसे रोकता है। तुम तैयार रहना। अगले दिन निरुपम वैष्णवी को लेने पहुँचा तो वह तैयार थी और बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन निरुपम को तसल्ली इस बात से हुई कि उसको देखते ही वैष्णवी का चेहरा खिल गया।
उसे विश्वास हो रहा था वैष्णवी के दिल में उसके लिए स्थान बनना शुरू हो गया है। पुरंदर निरुपम को देखते ही गुस्से से बोला, शादी से पहले तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। वैष्णवी घबराहट से निरुपम की तरफ देखने लगी। निरुपम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सर आप घबराइए नहीं, एक बार सगाई हो गई है, मैं शादी अवश्य करूँगा। वैसे भी मुझे वैष्णवी बहुत पसंद है। पुरंदर ने फिर कुछ नहीं कहा। वैष्णवी रेस्टोरेंट में बहुत सहज और प्रसन्नता से बात करती रही। निरुपम का मन हुआ एक बार पूछे कि वह अपने पिता से इतना डरती क्यों है, लेकिन वह उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। दूसरा चाहता था कि वह स्वयं आगे बढ़कर बताए। उस दिन निरुपम ऑफिस के काम में व्यस्त था कि संदीप उसके पास आया और बोला, वैष्णवी के बारे में कुछ पता चला है। संदीप किसी के भी बारे में जानकारी निकालने में बहुत चुस्त था, लेकिन निरुपम को इस बार यह ठीक नहीं लगा। वह झुंझलाकर बोला, किसने कहा था तुम वैष्णवी के बारे में जानकारी निकालने को? संदीप बोला, जानकारी हो तो भविष्य में परिस्थिति का सामना करने में आसानी होती है। वैष्णवी पिछले 8 महीने से नियमित रूप से डॉक्टर मनोरमा अग्रवाल के पास जा रही है। वह मनोचिकित्सक हैं। इसका मतलब वैष्णवी को कोई मानसिक परेशानी है। निरुपम को सोचते हुए बोला, तूने कहा था 1 साल पहले वैष्णवी अपने पिता के पास रहने आई थी। इसका मतलब पिता के कारण उसको परेशानी हो रही है। मैं उससे कुछ पूछूंगा नहीं, जब उसको मुझ पर विश्वास हो जाएगा वह स्वयं बताएगी। 2 दिन बाद निरुपम फिर वैष्णवी को लेकर खाने पर गया। वह कुछ परेशान और विचलित लग रही थी। निरुपम ने, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, पूछा। वैष्णवी पहले टाल मटोल करती रही, फिर बोली, डैड नैना जी के बहुत करीब आते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। नैना जी का एक बॉयफ्रेंड है। एक बार मुझे बाज़ार में मिली थी, तब मिलवाया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, गुंडा किस्म का था। निरुपम बोला, हो सकता है नैना ने उसको छोड़ दिया हो और तुम्हारे डैड से प्रेम करने लगी हो। वैष्णवी कुछ सोचते हुए बोली, आजकल जब नैना खरीदारी करने जाती है मेरे साथ, तब वह उन्हें छोड़ने आता है। इस बार उसका परिचय अपना भाई कहकर करवाया था। निरुपम बोला, अच्छा तो धोखा दे रही है तुम्हारे डैड को, तो इसमें परेशानी क्या है, अपने डैड को बता दो। वैष्णवी धीरे से बोली, वे मेरी बात नहीं मानेंगे। डैड मेरी बात पर ना विश्वास करते हैं, ना मुझे कुछ समझते हैं। फिर वह संकुचित स्वर में बोली, आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं उन्हें नहीं बताऊं। उन्हें नैना के चंगुल में फंस जाने दो। निरुपम बोला, हाँ पुरंदर बहुत अच्छा इंसान नहीं है, यह मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम्हारे तो पिता हैं, तुम इतनी नफ़रत क्यों करती हो? वैष्णवी की आंखें गीली हो गईं। बहुत दुख दिया उन्होंने मुझे और मेरी माँ को। नाना की मृत्यु के बाद डैड मुझे अपने पास रहने के लिए ले आए हैं। बचपन से इतनी नफ़रत करती हूँ, उनके पास रहना मेरे लिए बहुत कष्टकारी है। जब वह चिल्लाते हैं तो मेरे रक्तचाप इतना बढ़ जाता है कि मैं कांपने लगती हूँ, और अगर समय रहते वह चुप नहीं होते तो मैं बेहोश तक हो जाती हूँ। निरुपम बोला, डॉक्टर को नहीं दिखाया? वैष्णवी बोली, दिखाया था, उन्होंने मनोचिकित्सक के पास भेज दिया। डॉक्टर कहती हैं बचपन से पिता के लिए आक्रोश बढ़ता रहा और अब उनके साथ रहते हुए वह ट्रिगर हो गया है। डॉक्टर कहती हैं कि एक बार उनके सामने बैठकर बता दो तुम उनके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन उनके सामने पढ़ते ही या चिल्लाने पर मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि डर कर काँपने लगती हूँ। निरुपम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। निरुपम बोला, शादी के बाद तुम मेरे घर में रहने आ जाओगी तो अपने डैड से तुम्हारा मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा। शादी से 2 दिन पहले निरुपम वैष्णवी के घर पहुंचा तो देखा पुरंदर और नैना एक सोफे पर बैठे थे और उनके सामने घबराई हुई वैष्णवी बैठी थी। पुरंदर निरुपम को देखकर झुंझलाकर बोला, आज वैष्णवी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, हमें कुछ निजी बातें करनी हैं। निरुपम वैष्णवी के बगल में बैठता हुआ बोला, जो बात करनी है मेरे सामने करो, मैं उसका होने वाला पति हूँ, अब उसकी हर निजी बात जानने का मुझे हक है।
पुरंदर कुटिल मुस्कान से वैष्णवी की ओर देखते हुए बोला, सोच लो, बाद में मुझसे यह मत कहना मेरे कारण तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। वैष्णवी अब सामान्य होती जा रही थी, शांत स्वर में बोली, आपको जो बोलना है बोलिए, निरुपम जी पर मुझे पूरा भरोसा है। पुरंदर निरुपम की ओर मुखातिब होते हुए बोला, मैं जानता हूँ वैष्णवी में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई लड़का उसे शादी करना चाहेगा। तुम मेरी दौलत के कारण उससे शादी कर रहे हो। जानते हो वह मेरी अकेली औलाद है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वैष्णवी को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ, नैना से शादी करने वाला हूँ और वह गर्भवती है। मेरे होने वाला बच्चा अब मेरी जायदाद का वारिस होगा। निरुपम को विश्वास नहीं हुआ कि कोई बाप इतना बेदिल कैसे हो सकता है। उसको अपनी पुत्री की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। निरुपम कठोर आवाज़ में बोला, मैं वैष्णवी से प्रेम करता हूँ, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ। उसको मिलने वाली जायदाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पुरंदर आगे बोला, और मैं चाहता हूँ उस डील में अब नैना का नाम डाल दूँ। निरुपम गुस्से में बोला, वह डील मैं रद्द करता हूँ। जितनी मशीनें आ गई हैं मैं उसका भुगतान कर चुका हूँ। आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो नुकसान होगा मैं झेल लूँगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। पुरंदर यह सुनकर आग बबूला हो गया, चीखते हुए बोला, तुम ये डील रद्द नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें कोर्ट में खींच कर ले जाऊँगा। फिर वैष्णवी पर चिल्लाते हुए बोला, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। बेकार तरस खाकर तुझे इस घर में लाया। वैष्णवी का चेहरा लाल होना शुरू हो गया था। तभी निरुपम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत प्रेम से बोला, बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैष्णवी की सांसें सामान्य होने लगीं। फिर वह पुरंदर की ओर देखते हुए बोली, मुझे आपकी जायदाद कभी चाहिए ही नहीं थी। अपने लायक मैं कमा लेती हूँ। बेटी को बोलते देख पुरंदर जोर से चीखने लगा, तू तो बिल्कुल चुप रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की। इससे पहले कि वैष्णवी की हिम्मत जवाब देती, निरुपम पुरंदर से बहुत जोर कठोर स्वर में बोला, पुरंदर चुप बैठ जा, नहीं तो मैं तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। 2-4 घूंसे मारकर तुम्हारी नाक भी तोड़नी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। सुनो आज वैष्णवी क्या कहना चाहती है। फिर निरुपम ने वैष्णवी की आंखों में आंखें डालकर इशारा किया। निरुपम का सहारा मिलते ही वैष्णवी बोल पड़ी, मुझे आपसे इतनी नफ़रत है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को। मॉम को इतना प्रताड़ित करते थे कि वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। उन्हें फार्म हाउस भेज दिया 2 साल की बच्ची के साथ रहने को। यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि वह मेरी परवरिश करने में सक्षम थी कि नहीं। आपका इतना भी फ़र्ज़ नहीं था कि हम दोनों की सुध लेते कि हम कैसे रह रहे हैं। वह तो सुनीता आया बाद में आई थी, उन्होंने मेरी ठीक से देखभाल की। आपका जब मन आता आ जाते, मॉम को डांटते मारते मजाक उड़ाते और चले जाते। बेचारी कितना रोती आपके जाने के बाद। आपकी तस्वीर देखकर डर जाती थी। सुनीता आंटी ने छुपा दी थी। बाद में तो आपके जाने के बाद उनको ऐसे दौड़े पड़ने लगे थे, वे काबू में नहीं आती थीं। चीज़ें उठाकर फेंकती थीं, कई बार खुद को ही चोट पहुंचा लेती थीं। वैष्णवी की सांसें तेज होती जा रही थीं। वो रोने लगी। निरुपम ने उसको पानी पिलाया। 2 पल रुककर सांस नियंत्रित करने को कहा। पुरंदर मौका देखकर उठते हुए बोला, यह सब बकवास है, ये झूठ बोल रही है। निरुपम तुरंत खड़ा हो गया और पुरंदर को धक्का देकर सोफे पर बैठा दिया और कड़क आवाज़ में बोला, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती यहाँ से हिलकर देखना, चलने लायक नहीं बचोगे। वैष्णवी रोते हुए बोली, आखिरी बार जब आप आए थे तलाक के कागज़ लेकर मॉम के दस्तखत करवाने, उनके हाथ काँप रहे थे। आपको इतनी जल्दी हो रही थी कि आपने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। वे इतनी विचलित हो गई थी कि नहीं कर पाईं। आप गुस्से से उन्हें धक्का देकर चले गए। आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे और सुनीता आंटी को अपने पास बैठाते हुए कहा कि मैं ज़िंदगी से थक गई हूँ। वैष्णवी के कारण बस जी रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। इससे पहले कि मुझे फिर दौड़ा पड़े या अपने आप पर मेरा नियंत्रण ख़त्म हो, सुनीता मुझे वचन दो, मेरी वैष्णवी का तुम ध्यान रखोगी। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरा ध्यान रखने लायक नहीं हूँ मैं।
लेकिन ज़िंदगी भर इस बात को मत भूलना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों उनकी बात सुनकर रोने लगे। वो उठीं और सीढ़ियाँ चढ़कर छत की ओर चली गईं। हम दोनों उनके पीछे भागे, लेकिन वह तब तक छलांग लगा चुकी थीं। आज भी उनका खून से लथपथ शरीर आंखों के आगे घूम जाता है। रात को कई बार आंख खुलती है, बार बार सपने में वही दृश्य नज़र आता है। नाना फिर अपने साथ ले गए मुझे, और सारी उम्र इस अफसोस में जीते रहे, पहले क्यों नहीं हम दोनों को अपने साथ ले आए थे। मॉम को आपने मारा है डैड। वह फिर रोने लगी। पुरंदर चीखते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? उस पागल औरत को मैं अपने पास कैसे रखता? उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वैष्णवी भी तेज़ स्वर में बोली, मॉम को पागल मत कहो, उन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब नहीं की थी। आपने अपनी जिम्मेदारियां कभी भी नहीं निभाईं। उनका इलाज करवाते और प्रेम देते तो वह बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत करती। मेरे दिल में आपके लिए इतना आक्रोश था, वह आपके साथ रहकर पता चला मुझे। भगवान आपको आपके कर्मों की सज़ा अवश्य देंगे, बल्कि देनी शुरू कर दी है। ये नैना आपको क्या लगता है आपसे प्रेम करती है? अरे इसका बॉयफ्रेंड है। ये केवल आपकी दौलत के लिए आपको फंसा रही है। ये बच्चा भी उसका ही होगा। बोलते बोलते पस्त होकर वह चुप हो गई। पुरंदर मौका देखकर बोला, हो गई तुम्हारी बकवास, अब निकलो यहाँ से। निरुपम वैष्णवी से बोला, अपने कुछ कपड़े ले लो और चलो यहाँ से 2 दिन के लिए गेस्ट हाउस में ठहर जाना। रास्ते में निरुपम ने पूछा, कैसा लग रहा है? वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। डैड को अपनी गलती कभी महसूस ही नहीं होती, लेकिन बताकर मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। आज उनके रिश्ते की आखिरी डोर भी टूट गई। बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ। निरुपम ने शादी का रिसेप्शन बहुत छोटे स्तर पर किया। बहुत खास लोगों को ही बुलाया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से वह वैष्णवी को मिलवा रहा था। सब हंस बोल रहे थे कि सामने से पुरंदर आता नजर आया। वैष्णवी के चेहरे पर तनाव बढ़ता देख निरुपम ने तुरंत वैष्णवी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। पुरंदर के चेहरे पर कठोरता नहीं थी। वह दोनों के निकट पहुंचकर बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने का हक खो चुका हूँ, लेकिन मुबारकबाद अवश्य दे सकता हूँ। तुम सही कह रही थी। नैना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर योजना बनाई थी। मुझसे शादी करके धीमा जहर देकर मुझे लाचार कर देती, फिर दोनों मिलकर मेरी सारी जायदाद हड़प लेते। मैंने तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारा बचपन। वही सब मेरे साथ होने वाला था। यह देखकर मुझे अपने द्वारा किए गए पाप का एहसास हुआ। तुमने मुझे बचा लिया। जानता हूँ मुझे क्षमा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, फिर भी मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैष्णवी की आंखें भर आईं। वह बोली, आपको अपनी गलती समझ में आ गई, ये ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक माफ़ी की बात है, वह मैं नहीं कर सकती। शायद भविष्य में समय के साथ भुला सकूं आपके व्यवहार को। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मनोरमा आईं। दोनों को बधाई देने के बाद निरुपम को एक तरफ ले जाकर बोलीं, तुम्हारे प्रेम के कारण उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास और खुशी झलक रही है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। आगे ऐसे ही ध्यान रखना। बाद में वैष्णवी ने पूछा, डॉक्टर क्या कह रही थी? निरुपम बोला, कह रही थी अब मेरी आवश्यकता नहीं है। वैष्णवी को बस 3 चीज़ें देते रहना और वह ठीक रहेगी। वैष्णवी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ। वह हमेशा कहती हैं, अच्छी खुराक, अच्छा माहौल और अच्छी नींद। निरुपम शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे जो 3 डोज तुम्हें देने हैं वे हैं प्रेम, मोहब्बत और प्यार, और इतनी मात्रा में देनी है कि तुम्हें कुछ और सोचने का मौका ही ना मिले। वैष्णवी शर्माते हुए उसके और निकट खिसक गई।